हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बायोलिट एकेडमी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, हैंडल्स दिए हुए हैं। ऑलराइट, ओके। नाउ आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीवन फेज। ठीक है, तो जीवन फेज की आज हम बात करेंगे। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो देखी है उन्हें समझ में आ रहा होगा, ये सीरीज चल रही है सेल साइकिल की। ठीक है, और सेल साइकिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंटरफेज की बात हम कर चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब आज हम बात करेंगे जीवन फेज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो सभी को पता है ना कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है। नहीं पता है तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। देखिए, जब सेल साइकिल होता है ना, तो सेल साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है इंटरफेज, ठीक है, एक होता है इंटरफेज। दूसरा जो होता है वो होता है एम फेज। क्लियर है यहाँ पे। एम फेज हो गया और इंटरफेज हो गया। अब जो इंटरफेज है ना बच्चों, ये तीन फेजेस होते हैं इसमें। एक होता है जीवन फेज, दूसरा होता है एस फेज और तीसरा होता है G2 फेज। ठीक है, अगर सेल डिवीजन में कोई भी इशू आ जाता है, मतलब नॉट सेल डिवीजन में, इस जीवन फेज में अगर कोई इशू आया तो एक और फेज आएगा जो बोलते हैं जी नॉट फेज या फिर G0 फेज। आप बोल सकते हैं, क्वाइसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये सब आज समझेंगे क्या होता है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ जीवन फेज की बात करेंगे और इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखिए कि जो इंटरफेज है, ये मैंने आपको बता दिया था कि इंटरफेज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो इंटरफेज यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से होते हुए यहाँ तक जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इंटरफेज हो रहा है। मींस कि इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ तक समझ में आया। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए एक रिवीजन है, जिन्होंने देखा है उनके लिए भी ये रिवीजन है। ये वाला जो फेज होता है ना, ये एम फेज है। ठीक है, ये एम फेज है। एम फेज देखो कितना छोटू सा है, यहाँ से लेके सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, यहाँ तक है। कलर चेंज कर देती हूँ, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक होता है खाली एम फेज। ठीक है, लेकिन इंटरफेज अगर आप देखो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और यही इंटरफेज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इस फेज की, यानी कि जीवन फेज की। चलिए, जीवन फेज जो होता है, अब आप यहाँ पे भी आप देखिए लेंथ को, यहाँ पे भी आप लेंथ देखिए कि जीवन फेज कितना बड़ा है। कोई और कलर ले लेती हूँ, आपको इजी होगा। जीवन फेज को देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो ये लंबा फेज है ना। एस फेज अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, और ना ही G2 फेज इतना बड़ा है। तो ये दोनों फेज भी इतने बड़े नहीं है। जितना बड़ा कौन सा है, ये जीवन वाला फेज है। ठीक है, अब समझिए कि जो जीवन फेज होता है ये फर्स्ट फेज है इंटरफेज का। ठीक है, जैसे ही माइटोसिस खत्म होगी, ठीक है, जैसे ही माइटोसिस खत्म होगी, इमीडिएटली ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, नॉर्मली इस फेज में सेल ग्रोथ करता है और नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसमें होती हैं। अब हम सबसे पहली चीज जो हमने समझी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इट मींस कि ये जो फेज है ये लॉन्गेस्ट फेज है। कौन सा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का। क्लियर है, ठीक है। सो जीवन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज इन मेनी सेल्स। अब जीवन फेज अगर आप देखो 10 से 12 घंटे का होता है। सपोज करो ह्यूमन सेल ले लो, 24 घंटे का सेल साइकिल है। जीवन फेज कितने घंटे चल रहा है, 10 से 12 घंटे चल रहा है। एस फेज 6 से 8 घंटे चल रहा है। फिर 3 से 4 घंटे कौन सा चल रहा है, G2 फेज चल रहा है। अब ये सब तो फिर भी बहुत टाइम ले रहे हैं, यानी कि ये तीनों तो मिला के फिर भी 23 घंटे ले रहे हैं। तो 1 घंटा बेचारा हमारा ये एम फेज चला। ये जो चला
ये सिर्फ और सिर्फ कितना घंटा चला? 1 घंटे चला। तो सबसे लंबा पार्ट जो था वो किसका था? 23 घंटे कौन चला? इंटरफेज चला। और इंटरफेज में भी अगर आप देखो तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ? G1 फेज हुआ। ठीक है, इंटरफेज में भी सबसे लॉन्गेस्ट क्या है? G1 फेज है। ओके, अच्छा एक चीज समझिए, हर सेल का अपना टाइप होता है, हर सेल का मतलब जैसा जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका वैसा ही सेल टाइप होगा। ठीक है, सेल टाइप जो होगा, जो सेल साइकिल चलेगी उनके सेल टाइप पे डिपेंड करती है, किस ऑर्गेनिज्म के सेल पे चल रही है, उसका टाइप क्या है और वो ऑर्गेनिज्म क्या है। हर ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप अलग अलग होता है। समझ में आई बात? तो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो भी वैरी कर जाता है। ठीक है, अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है, देखो सपोज करो, नॉट सपोज नहीं करो, देखो मैं बताती हूँ आपको। मेन पर्पस क्या है जीवन का, कि जब कोई सेल डिवाइड होने वाला है, ठीक है, तो जब कोई सेल डिवाइड होने वाला है तो उससे पहले सेल अपनी पूरी तैयारी करता है। अब जैसे सपोज करो, अब बता ही देती हूँ, सपोज कर ही लो अब, है ना। अब क्या होगा कि जैसे हम खाना बनाते हैं, तो खाना तो हम खाना बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट उसकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, इन अ सिमिलर वे जो ये सेल है, ये डिवाइड होने में टाइम नहीं लेगा, लेकिन इसके प्रिपरेशन में टाइम लगता है। ठीक है, ओके। तो अब मेन पर्पस क्या है भाई जीवन फेज में, कि सेल को प्रिपेयर कर दो इतना कि सेल जो है आगे के फेज में जा पाए। आगे का फेज कौन सा है जीवन के बाद? एस फेज है। ठीक है, समझ में आई बात? अब सेल क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि भैया इसके पास इनफ एनर्जी हो, इनफ न्यूट्रिएंट्स हो, इनफ प्रोटीन हो और इनफ ऑर्गेनेली हो, जिससे क्या हो पाए? सपोर्ट हो पाए डीएनए डुप्लीकेशन का और आगे डिवीजन हो पाए। ठीक है, समझ में आई बात? यही इसका मेन पर्पस होता है। यही क्या है इसका मेन पर्पस है। क्या इंश्योर करना कि भैया इनफ एनर्जी होनी चाहिए, इनफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, इनफ प्रोटीन्स होनी चाहिए, इनफ ऑर्गेनेलीज होने चाहिए, जिससे कि आगे चल के सेल डिवाइड हो पाए और उससे पहले डीएनए का डुप्लीकेशन प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, ओके। नाउ अब कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो देखो जीवन फेज में क्या होगा, सेल अगर अभी इतना है तो सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, साइज को इंक्रीज कर लेगा। जब साइज इंक्रीज, अब इसमें बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, इसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, लेकिन यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो कितना है? वो ज्यादा है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म भी बढ़ गया, सेल का वॉल्यूम भी बढ़ा, सेल का मास भी बढ़ा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे सेल इंश्योर कर लेता है कि भैया साइटोप्लाज्म बढ़ गया, सेल वॉल्यूम बढ़ गया और सेल का मास बढ़ गया, यानी कि सेल सिंथेसाइज करने लगता है बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिनकी जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आई बात? तो सेल ग्रोथ पहली एक्टिविटी होती है जीवन फेज में, याद रखिएगा। दूसरी एक्टिविटी होती है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अब सेल का साइज बड़ा हो गया तो उसमें आरएनए भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आरएनए भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, एंजाइम्स भी हो गए। ठीक है, क्या क्या हो गया? आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया और एंजाइम्स हो गए। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स की क्या जरूरत आ गई? भैया इन्हीं मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी जब डीएनए डुप्लीकेट करेगा, जब मेटाबॉलिज्म होगा, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी जब सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये जो फेज होता है, इस फेज में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत एक्टिव होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बहुत ही एक्टिव होगा इस फेज में। क्लियर है यहाँ पे? जीवन फेज में क्या एक्टिव है? प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बहुत एक्टिव होगा। इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है। अब ऑर्गेनली डुप्लीकेट हो गए। ऑर्गेनली डुप्लीकेट हो गए कैसे भाई? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएगा, राइबोसोम इंक्रीज हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बढ़ जाएगा, गोल्जी अपैरेटस भी बढ़ जाएगा, ग्रो करेगा। ठीक है, ये सब इसलिए होंगे ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन। इसका रीजन ये है कि एक सेल है, ठीक है, इस सेल का साइज ये है, तो इसके लिए ये चल गया, लेकिन अब दूसरा सेल बनेगा तो उसमें भी तो कुछ जाएगा ना भाई। समझ में आई बात? इसमें भी तो कुछ जाना चाहिए, तो कौन बनाएगा? वो यही सेल तो बनाएगा ना। अब सपोज करो कि आपके पेरेंट्स हैं, कल को आप सेपरेट होते हो अपने भाई से, बहन से, जो भी है, ठीक है, अगर आप इनसे सेपरेट होते हो तो माँ बाप तो भाई दोनों को बराबर चीजें देंगे ना, कि तुम भी आराम से रह पाओ, तुम भी आराम से रह पाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम तकलीफ में रहो, तुम्हारा भाई या बहन आराम से रहे, या तुम आराम से रहो, तुम्हारे भाई बहन तकलीफ में रहे। ऐसा नहीं होगा। वो तो अपने हिसाब से दोनों को सेम सेम चीजें देंगे, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे भी सेम चीज है। अब ऐसे भी मान लो कि सपोज करो माँ बाप ने कहा कि भैया आप दो लोगों बहुत लड़ाई कर रहे हो, दोनों लोग का रूम सेपरेट कर दो। अब दोनों लोग का रूम सेपरेट हो जाएगा, आपके और आपके सिबलिंग का, तो बेड इस रूम में भी चाहिए, बेड उस रूम में भी चाहिए, लाइट इस रूम में भी चाहिए, लाइट उस रूम में भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि एक अंधेरे में रहेगा एक उजाले में रहेगा। फैन यहाँ पे भी चाहिए, फैन उस रूम में भी चाहिए, एसी यहाँ पे भी चाहिए, एसी वहां पे भी चाहिए। तो सब कुछ बराबर चाहिए, तभी तो आराम से रह पाओगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड होगा तो सेल ये इंश्योर करता है भैया कि जो डॉटर सेल है, जो आगे आने वाला दो सेल बन रहा है इस सेल से, इन सेल के पास इनफ ऑर्गेनेलीज हों, सफिशिएंट ऑर्गेनेलीज हों। ऐसा ना हो कि इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है, तो अगर कम है तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। यही मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था। ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब जीवन फेज में क्या होगा कि जो सेल है वो परफॉर्म करेगा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा। यानी कि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, ये ग्रो कराती है सेल को, ये सपोर्ट करती है सेल के ग्रोथ में। समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, सब कुछ हो गया। अब सब कुछ होने के बाद क्या होगा ना कि जीवन फेज जब लग रहा है कि अब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो एक चेक पॉइंट होगा कि भैया माँ बाप ने रूम सेपरेट कर दिया है दोनों लोगों का, देख लेते हैं फैन है कि नहीं है, फिर बेड है कि नहीं है ना, सब कुछ चेक करना है, बेड है कि नहीं है, फिर एसी है कि नहीं है, सब कुछ चेक करना है कि नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो वो खरीद के लाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं खरीद सकते तो उस टाइम पे रूम डिवाइड नहीं होगा, जब आएगा तब डिवाइड करेंगे। यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज होगी कि भाई दो रूम है, दोनों में सेपरेट सेपरेट चीजें जानी है, इक्वल डिवीजन होना है, कुछ नहीं है तो रोक दो, रूम को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, अभी वहीं एडजस्ट करो, बाद में जब चीज आ जाएगी तब सेपरेट हो जाना, राइट। वही चीज यहाँ पे होती है, एक चेक पॉइंट होगा, जीवन चेक पॉइंट होगा, जहां पे चेक किया जाएगा कि अगले फेज में जाने से पहले सारी चीजें ठीक ठाक हैं कि नहीं है। क्या क्या वेरीफाई होगा? डीएनए डैमेज तो नहीं है, सेल इतना बड़ा है कि आराम से डिवाइड हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, ग्रोथ सिग्नल प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर सब कुछ है तो ओके, डिवाइड करो, अगले फेज में जाओ, अगला फेज शुरू करो। तो अगला फेज कौन सा होगा जीवन के बाद? एस फेज में चला जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन सूटेबल नहीं है, अब क्या है? कंडीशन सूटेबल नहीं है। अब कह रहे भाई नहीं हो पा रहा है, एक चीज तो नहीं है, एक चीज गड़बड़ हो गई, ठीक है। सपोज करो डीएनए डैमेज निकल गया, या फिर सेल इतना इनफ लार्ज नहीं है कि वो डिवाइड हो पाए, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं अवेलेबल हैं, या ग्रोथ सिग्नल इतनी अच्छी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कुछ भी इसमें एक मिसिंग हो गया तो क्या होगा?
सेल डिवाइड नहीं होगा और वो एक फेज में चला जाएगा जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेट। इस रेस्टिंग स्टेट को हम कहेंगे G0 फेज या फिर G0 फेज या फिर हम इसे क्वाइसेंट फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं G0 फेज होता क्या है। एक्चुअली बहुत नाम सुनोगे जब सेल डिवीजन पढ़ोगे, G0 फेज, G0 फेज, क्वाइसेंट स्टेज, ये पूछता भी है कई बार। ठीक है, अच्छा एक चीज और पढ़ लेते हैं कि जो जीवन फेज होता है इसका जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है। तो ये इसमें कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइक्लिन्स या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसे हम बोलते हैं CDKs। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन है? साइक्लिन है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं। ऐसे प्रोटीन क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं कि सेल जो है इसका साइकिल कंटिन्यू होना चाहिए या फिर स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर एरर है तो सेल साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर डीएनए में इशू है तो डीएनए रिपेयर होगा। ठीक है, क्या होगा? डीएनए रिपेयर होगा। अगर देखो भाई, प्रोटीन है तभी तो डीएनए बनेगा ना। ठीक है, तो अगर एरर है तो सेल साइकिल वहीं पे पॉज हो जाएगी, डीएनए रिपेयर होगा। ठीक है, डीएनए रिपेयर होगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि भाई देखो, प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की, डीएनए रेप्लिकेशन की। अगर डीएनए में जरा सा भी कुछ इशू हुआ तो रिपेयर यहीं हो जाए, नहीं तो रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी आगे चल के, है ना। रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर सेल डिफेक्टिव हो जाएगा। तो वो चीज भी नहीं चाहिए, तो हमें यहीं पे सब चीजें ठीक कर देनी है। सेल ग्रोथ अलाउ कर देता है, मेटाबॉलिक रेडीनेस क्लियर होती है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपर्ली होती हैं। प्रिवेंट करता है जीवन फेज की डैमेज डीएनए ना हो, क्योंकि डैमेज डीएनए आगे जाके कॉपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डीएनए में डैमेज है तो वो रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत ही क्रुशियल रोल होता है जीवन फेज में इस साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का। क्लियर है यहाँ पे? अब बात करते हैं G0 फेज की, जिसे हम क्वाइसेंट फेज कहते हैं या G0 फेज कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में आके बताइए और मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। ठीक है, अब देखो, जीवन फेज में इशू आ गया भाई कि चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, तो रोक दो वहीं पे। आगे के फेज में क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो यही फेज में रहेगा और यहां से वो G0 फेज में एंटर हो जाएगा। ठीक है, G0 फेज में क्या होता है? इस फेज में सेल डिवाइड नहीं होता, मेटाबॉलिकली लेकिन एक्टिव रहता है, सारे फंक्शंस चलेंगे, सेल अलाइव है, फंक्शन कर रहा है, लेकिन डिवीजन के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा। ठीक है, यही होता है G0 फेज और क्वाइसेंट फेज। अब सेल एंटर कब होता है G0 फेज में? मैंने आपको बता दिया कि तब एंटर होता है G1 फेज से G0 फेज में जब सेल को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलते हैं कि भाई ये सेल पूरी तरह से ठीक है, आगे डिवाइड होने के लिए सही होगा या नहीं होगा, है ना। सेल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, न्यूट्रिएंट सही नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स लिमिटेड है, आगे नहीं जाया जा सकता, तो ये एस फेज में नहीं जाएगा। ठीक है, ये G1 से सीधा कहाँ चला जाएगा? G0 फेज में चला जाएगा। ठीक है, तो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाएगा और G0 फेज में चला जाएगा या फिर G0 क्वाइसेंट स्टेज में चला जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स इन G0 फेज। अब समझो, सेल्स इन G0 फेज कैन बी ऑफ टू टाइप, दो तरीके के सेल आते हैं इसमें। एक टेम्पररी होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं ना जो टेम्पररीली G0 फेज में रहते हैं और बाद में वापस सेल साइकिल में एंटर हो जाते हैं, री एंटर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार यहां से निकले, यहां पहुंचे, लेकिन फिर वापस ये इसी फेज में सेल साइकिल में क्या हो जाएंगे? एंटर हो जाएंगे। कब होते हैं? देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है। लिवर सेल हो गया, किडनी सेल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए। दीज सेल डिवाइड्स व्हेन द बॉडी रिक्वायर्स रिपेयर और ग्रोथ। ठीक है, ये तब डिवाइड होते हैं जब बॉडी को रिपेयर या ग्रोथ की जरूरत होती है, अदरवाइज ये नहीं डिवाइड होते। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होते हैं जब तक कि बॉडी को चाहिए ना हो इनका रिपेयर या ग्रोथ। समझ में आई बात? अब
परमानेंट G0 सेल्स क्या होते हैं? परमानेंट G0 सेल्स ऐसे होते हैं जो एंटर हो जाते हैं परमानेंटली और कभी डिवाइड नहीं होते, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स होते हैं, ये हमेशा पूरी लाइफ टाइम, इन दोनों को याद रखिएगा, नर्व सेल्स हो गई यानी आपका न्यूरॉन, और कार्डियक मसल सेल्स हैं, ठीक है, ये पूरी लाइफ ऑर्गेनिज्म के G0 फेज में रहेंगे और डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आई बात? अब दो तरीके का बात आपने समझ ली ना, एक आपने ये देख लिया कि भाई एक टेम्पररी G0 सेल्स होती हैं और एक जो होती है परमानेंट G0 सेल्स होती हैं, ठीक है। अब एक्टिविटीज क्या होंगी, भले ही सेल डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन जिंदा तो है, अब जिंदा होगा तो मेटाबॉलिज्म भी होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, एनर्जी प्रोडक्शन भी होगा, अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस पे काम करता रहेगा, ठीक है। नर्व सेल देखो, नर्व सेल डिवाइड नहीं होता, नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होता, G0 फेज में रहेगा लेकिन ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्सेस को, ये अपना काम तो कर रहा है ना, अपना फंक्शन तो कर ही रहा है, ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है वो करता रहेगा, बेशक कोई जरूरी नहीं है कि इसको डिवाइड होने की जरूरत है, नर्व सेल को डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि देखो अगर G0 फेज में सेल आ जाता है तो इसका सबसे बड़ा रोल क्या होगा भाई, अननेसेसरी सेल डिवीजन जरूरी नहीं है होना, ठीक है, अननेसेसरी डिवाइड नहीं करना, तो ये प्रिवेंट कर देगा उस चीज को, ठीक है। अलाउ सेल्स टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, अब बार बार डिवीजन होता रहेगा तो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो यहाँ पे ये अलाउ करता है भाई, जैसे नर्व सेल है ये नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता रहता है, तो यहाँ जरूरत नहीं है, आराम से अलाउ कर रहा है, बेटा अपना काम कर लो, ज्यादा डिवीजन के चक्कर में मत रहो। टिश्यू स्टेबिलिटी रखता है, ठीक है, और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कभी कभी जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, यानी ऐसा सेल डिवीजन जिसके ऊपर कोई रोक ना लग जाए कि अब बेटा रुक जाओ, अब डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप डिवाइड हुए में लगा पड़ा हुआ है, डिवाइड हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है, ठीक है, ये डिजीज हो जाती है कैंसर, जिसमें सेल डिवीजन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी मर्जी से डिवाइड हो रही है, क्लियर है। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करता है G0 फेज या फिर G0 फेज या फिर क्वाइसेंट फेज, क्लियर है यहाँ पे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर कहीं पे कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपना कमेंट या फीडबैक कुछ देना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, बाय।